हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका टीचर रोहित धीमान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल रोहित धीमान मैथ्स पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं किसी भी परीक्षा में अगर हमें बेहतर प्रदर्शन करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है। किसी भी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए सबसे ज़रूरी है, एक तो आपकी पढ़ाई की जो स्ट्रेटजी है वो अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा कि किसी भी परीक्षा को अच्छे अंकों से क्लियर करने के लिए, पास करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उस पेपर से संबंधित प्रैक्टिस सेट्स को और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करना। तो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि अगर आपको एक बेहतर सफलता का प्रदर्शन करना है तो आपको प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर देखना चाहिए, जिससे आपको पेपर का पैटर्न पता चलता है, आपको साथ ही साथ क्वेश्चंस के प्रकार पता चलते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले मैंने जो हमारा चैनल पर मेन जो अभी तक टॉपिक पढ़ाया जाता है वो है कृषि गणित और प्रारंभिक सांख्यिकी। मेन ये टॉपिक है फ़िलहाल। भविष्य में क्लास 10th के लिए इस पर क्लासेस शुरू होने वाली हैं, और क्लास 12th एग्रीकल्चर के लिए केमिस्ट्री हमने 3-4 क्लास पढ़ाई है। अभी और भी क्लासेस आगे केमिस्ट्री की शुरू होंगी। फिजिक्स भी अगर आप सभी का सहयोग रहा और चैनल को आप सभी का प्यार मिला तो फिज़िक्स भी इस पर 11th एग्रीकल्चर का पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कृषि गणित और प्रारंभिक सांख्यिकी की। कृषि विज्ञान वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं और एक कॉलेज में भी पढ़ाता हूं, और मैंने कृषि विज्ञान वाले बच्चों को पढ़ाया भी है, और ऑल ओवर उनका रिजल्ट भी मैंने बाद में एनालाइज किया है। तो रिजल्ट देखने पर यह पता लगता है कि सबसे ज़्यादा जो वीक पॉइंट होता है एग्रीकल्चर में बच्चों का वो होता है मैथमेटिक्स क्लास 11th में, और क्लास 12th में वीक रह जाती है उनकी केमिस्ट्री। तो इन्हीं दोनों सब्जेक्ट के लिए फ़िलहाल इस चैनल पर क्लासेस मैं दे रहा हूं, ताकि आप सभी का मैथ और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो सके। तो सबसे पहले जो मैथ है उसके बारे में बात कर रहा हूं। सबसे वीक पॉइंट होता है मैथमेटिक्स, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। 17 तक भी अंक नहीं ला पाते, 17 तक अंक। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, और भविष्य में जो कंटेंट प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा, जो प्रैक्टिस सेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स और कुछ प्रैक्टिस सेट्स ऐसे हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, वो आपको सोल्व करवाऊंगा। आपसे ये वादा है कि अगर आप ईमानदारी से उनको सोल्व करेंगे और मैथ को 2-2 घंटे भी डेली के देंगे तो आप 50 में से 45 से भी अबो मार्क्स लेकर आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो आज के इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ है, इस क्लास का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आज के इस वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर वाला पेपर है उसको हम सोल्व करने वाले हैं, कृषि गणित और प्रारंभिक सांख्यिकी का। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पेपर का पैटर्न जानें। पेपर के लिए मैं बता दूं, स्क्रीन पर आपको पेपर शो हो रहा होगा, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, 2022 में आया हुआ पेपर है। तो इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8 पेज का ये प्रश्न पत्र आता है आपका, जिसमें जो कि पंचम प्रश्न पत्र होता है कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी का। सोल्व करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, और इसका पूर्णांक 50 होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। अब जो टोटल प्रश्न होते हैं परीक्षा में वो 17 प्रश्न आते हैं, 17 क्वेश्चंस आएंगे, और सब के सब आपको करने होंगे। प्रश्नों के अंक जो होंगे प्रश्नों के सामने लिखकर दिए जाएंगे। आगे कहा है कि सभी प्रश्नों के संपूर्ण हल लिखने हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट विधि से उसको करेंगे, सभी के संपूर्ण हल आपको लिखने होंगे। प्रश्न संख्या 1 से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। ये तो आपकी हिदायत के लिए आपको हिदायत दी गई है एक।
अपना काम बेहतर तरीके से करने के लिए। सभी गणना और रफ कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में कीजिए और फिर उसे क्रॉस कर दीजिए। यानी आपको रफ कार्य भी अपनी उसी उत्तर पुस्तिका में करना है। उसके लिए कोई अलग से ना तो पेज लेकर जाना है और ना अलग से कोई पेज आपको एग्ज़ाम हॉल में दिया जाएगा। आपको उसी पर गणना करनी है और फिर उसको क्रॉस कर देना है। और लास्ट वाला इंस्ट्रक्शन जो है वो दिया है कि यदि आप ग्राफ से संबंधित प्रश्न हल करते हैं तो उत्तर पुस्तिका में भी प्रश्न संख्या तथा उसका उत्तर अवश्य लिखें। ठीक है, ये नहीं कि आपने ग्राफ का पेपर लिया और उसी पर पूरे उत्तर को लिख दिया और ग्राफ का पेपर जॉइंट करके उसमें दे दिया। अगर आपने ग्राफ बनाया है और चूंकि ग्राफ आपके सिलेबस में है भी इसमें सांख्यिकी में, तो ग्राफ बनाकर उस ग्राफ को आपको वहीं पर जोड़ना है उत्तर पुस्तिका में जहां पर आपने उसका प्रश्न लिखा हुआ है। उसका प्रश्न लिखकर उसका जो टेबल वगैरह आपने बनाई है, सारणी बनाई है, आप वहीं पर उस ग्राफ को जोड़ देंगे, अटैच कर देंगे। ठीक है, अब आगे प्रश्न दिए गए हैं। इससे पहले मैंने जो 2018, 2019, 2020 वाला जो पेपर है वो सोल्व करवा रखा है, 2021 वाला भी सोल्व करवा रखा है। चैनल पर वो वीडियोस अपलोड हैं। अगर आपने अभी वो पेपर्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी का लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर मैंने जब बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही थी तो उस समय मैंने 2 अंकों के अलग से प्रश्न, 4 अंकों वाले अलग से प्रश्न, 6 अंकों वाले अलग से प्रश्न, इनके जो क्लासेस हैं वो लेकर इनकी वीडियोस बनाकर, प्लेलिस्ट बनाकर चैनल पर डाली हुई है। आप वहां से भी उनको देख सकते हैं, आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। और इस साल भी इस तरह के जो नए प्रश्न हैं या जो नए प्रश्न बनने और पेपर में आने की जो संभावना है, वो सभी प्रकार के प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगर आप ईमानदारी से डेली कंटेंट को देख रहे हैं और सोल्व कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो 45 अबोव का वादा आपसे है। 45 से ऊपर नंबर आप लेकर आएंगे 50 में से। तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, उसका कोड वगैरह सब आपने देख लिया होगा। 167 कोड होता है, तो 167 कोड है ये आपके पेपर का, और 360 इस पर मार्किंग की गई है। और इसका जो पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर शो होना शुरू हो गया होगा। पहला प्रश्न जो दिया गया है वो घातांक सिद्धांत से है। पहचान में नहीं आया होगा आपकी देखने से, लेकिन ये घातांक सिद्धांत से ही प्रश्न है। ठीक है, कैसे हल करेंगे इसको जरा देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्या पार्ट है, इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आपको अपनी एग्ज़ाम बुक में भी, आंसर बुक में भी आपको जो क्वेश्चंस पहले आते हैं उनके आंसर पहले देने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको आप बाद में सोल्व करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो अच्छे से आते हैं, बेहतर ढंग से आते हैं, सबसे पहले वो, फिर जो उससे थोड़े कम आते हैं फिर वो, और जो बिल्कुल नहीं आते उनको आप सबसे बाद में ट्राई कीजिएगा। टाइम बर्बाद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि टाइम की ही शॉर्टेज वहाँ पर हो जाती है। 17 क्वेश्चनों हैं जो आपको, जिनके जवाब देने होंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं इसमें कि हमें गिवन है 0.0256 माइनस 0.0169 अपॉन 0.16 माइनस 0.13। ये जो है हमारे पास 0.0256, ये दरअसल 0.16 का स्क्वायर है। कैसे आप करके देख सकते हैं कि 0.16 लिख लो, 0.16 लिख लो, 16 इंटू 16 होते हैं 256, दशमलव लगेगी 1 2 3 4 अंकों के बाद, तो 1 2 3 अंक तो ये हो गए, एक जीरो लगा दो और ये जीरो। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर जो लिखा गया है 0.256, वो 0.16 का ही वर्ग है। तो इसको हम 0.16 का वर्ग लिख देंगे। इसी तरह यहाँ जो 0.0169 है वो 0.13 का ही वर्ग है। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 0.16 माइनस 0.13 एज इट इज, जैसे
पहले से था। अब आपने एक सूत्र पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दो वर्गों का अंतर जो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। एक बार इसको जोड़कर लिख देंगे 0.16 प्लस 0.13 इंटू 0.16 माइनस 0.13 और अपोन में है 0.16 माइनस 0.13। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही टर्म अंश और हर में बराबर हैं, सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 0.16 प्लस 0.13। अब इनको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो यहाँ 0.29 बचेगा और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए, अब इस ही क्वेश्चन में जो ख पार्ट है वो दिया है लॉगरिथम से। हालांकि लॉगरिथम पिछले साल भी सिलेबस में नहीं था और इस साल 2022-23 वाले सिलेबस में भी इसको नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया गया था 1 नंबर में। चलिए, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर कहीं पर लिखा गया हो, log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर log m की पावर n हो तो उसको हम n log m लिख देते हैं। ठीक है, ये जो पावर होती है ये log के पीछे आ जाती है। ठीक है, और दूसरा जो नियम है इसका, एक नियम ये भी होता है कि अगर कहीं log बेस a पे a है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। इसी प्रकार अगर log बेस e पे e है तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। a का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो अब हम अगर यहाँ देखें तो ये जो हमारे पास log 729 आधार 3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log इस 729 को 3 की घात 6 लिखा जा सकता है। ठीक है, और आधार 3 यहाँ है। अब हम इसमें ये वाला नियम लगाएंगे, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि log m की पावर n इक्वल्स टू होता है n log m, तो ये 6 log 3 बेस 3 हो जाएगा। ठीक है, और अब ये किस रूप का बन गया, इस रूप का बन गया, log a बेस a इक्वल्स टू 1, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1, तो 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप इन प्रश्नों को नोट करते हुए आगे चलें ताकि भविष्य में आपके ये काम आए और आपको समझ आए कि किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए, मैं कुछ सेकंड्स का समय आपको देता हूँ। नोट करने से मेरा मतलब यहाँ होता है कि आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और इसको फिर जैसे ही क्लास ख़त्म हो इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन आप बैठकर आराम से लिखें, उनकी प्रैक्टिस करें। लिख लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है समांतर और गुणोत्तर श्रेणी वाले चैप्टर से। क्वेश्चन 1 का ये गैप पार्ट है। श्रेणी दी गई है -125, -120, -115 एंड सो ऑन। कहा है कि इसका सारवंतर बताइए। सारवंतर ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? सारवंतर ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना होता है। तो अगर हमें इस श्रेणी का सारवंतर चाहिए तो हमें
-120 में से पहले आपको फॉर्मूला बता दूं, A2 माइनस A1 करना होता है, यानी -120 में से माइनस करना होगा -125 को। -120 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 125 और घटाएंगे तो 5 आंसर आएगा। ये इसका सारवंतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमें पूछा गया है घ पार्ट। हमें दिया गया है गिवन a माइनस 1/a इक्वल्स टू 5 हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। ठीक है, आसान है, देखिए कैसे करेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछली क्लासेस में, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab। याद आया ना आपके? यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है, हम लिख लेते हैं वी हैव a माइनस 1/a इक्वल्स टू 5। ठीक है, दोनों ओर का वर्ग कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/a स्क्वायर और -2 इंटू a इंटू बी का काम कर रहा है 1/a इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर को यहीं रहने दिया क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। इस 2 को उधर ले जाकर जोड़ देंगे इक्वल्स टू 25 प्लस 2, तो ये हो जाएगा जुड़कर 27 होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का ये अंग पार्ट। ठीक है, इसमें कहा है, हमें दिया हुआ है इसमें कि tan अल्फा इक्वल्स टू a/b। ठीक है, और कहा है कि cos 2 अल्फा की वैल्यू हमें बताइए। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा है। अभी हाल ही में इस चैनल पर आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है, अगर आप इसके डेली व्यूअर्स रहे हुए हैं तो इसमें आपको क्या करना है, cos 2 थीटा के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। हम लिखेंगे सिंस जो cos 2 थीटा होता है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले इसलिए थीटा का प्रयोग कर रहा हूँ, वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है अभी तक तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब थीटा की जगह पर अल्फा रखकर सेम यही सूत्र लगाएंगे। तो नाउ cos 2 अल्फा इक्वल्स टू होगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास a/b अवेलेबल है, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे।
ये 1 प्लस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको। यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखा जा सकता है और यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब आगे सोल्व करें तो एलसीएम लेना होगा हमें। यहाँ एलसीएम ले लिया हमने बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमने की 1 के साथ, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ भी 1 के साथ की तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया अपॉन बी स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो न्यूमरेटर में बचेगा वो बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर में बचेगा अर्थात हर में बचेगा वो होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के ये सभी 5 पार्ट हम सोल्व कर चुके हैं जो एक एक नंबर में आए हुए हैं। एक नंबर में इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास त्रिकोणमिति से, क्वेश्चन नंबर 2 है और 1 अंक में ही पूछा गया है। क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी मुझे तो लिखना पड़ेगा ही। मैं लिख देता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन 3 थीटा माइनस 50 डिग्री। तो कहा है थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, आपने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, जिसमें क्या पढ़ा आपने कि अगर कहीं पर साइन 90 माइनस थीटा हो तो उसे हम कोस थीटा लिख सकते हैं, और अगर कोस 90 माइनस थीटा हो तो उसे हम साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा पर्पज क्या रहेगा, यहाँ उद्देश्य क्या रहेगा कि दोनों ओर या तो कोस कोस बन जाए या दोनों ओर साइन साइन बन जाए, जिससे हम उनकी तुलना करके साइन हटा सकें और थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो इसको तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, कोस 90 माइनस थीटा। इसको लिख रहा हूँ मैं कोस, ध्यान से देखना, 90 माइनस 3 थीटा माइनस 50 डिग्री। ठीक है, इस 3 थीटा माइनस 50 को मैंने एज अ थीटा यूज किया है, और इस वाले सूत्र से लिख दिया है कि अगर साइन थीटा ये है तो साइन थीटा को हम कोस 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला यूज किया। अब हम देख रहे हैं दोनों ओर कोस कोस है, इक्वल में है, तो हम कंपेयरिंग कर देंगे। यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, अर्थात तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग। तो 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होगा 90 माइनस 3 थीटा माइनस 50 डिग्री। 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा माइनस माइनस प्लस 50 हो जाएगा। हम यहाँ 90 से 90 को एलिमिनेट कर सकते हैं या कहीं कैंसिल कर सकते हैं, और इस 3 थीटा को हम LHS में लेकर आएँ तो ये इधर आकर प्लस का 3 थीटा होगा, माइनस का थीटा है यहाँ पहले से ही, इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं 3 थीटा माइनस थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा, 2 थीटा इक्वल्स टू 50, या हम 2 से इसको भाग दे सकते हैं तो थीटा का वैल्यू आएगा 50/2 जो कि आएगा 25। तो यहाँ थीटा की वैल्यू होगी 25 डिग्री। ठीक है, नोट कीजिए इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है tan थीटा इक्वल्स टू 4/3, और हमें वैल्यू फाइंड करने को कहा है टू फाइंड 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा
माइनस 2 कोस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करवाई है, ये हमें दिया है। तो क्या रास्ता हमारे पास है कि हम इसमें टेन थीटा बना लें और यहाँ से वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दें। अब इसमें टेन थीटा बनाना बड़ा आसान काम है। हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर साइन थीटा के अपोन में कोस थीटा आ जाए तो टेन थीटा बन जाएगा, और यहाँ पर भी अगर साइन थीटा के अपोन में कोस थीटा आ जाए तो यहाँ भी टेन थीटा बन जाएगा। तो हम अंश व हर में कोस थीटा से भाग करवा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा, इसमें भाग करवा दिया कोस थीटा से, अपॉन 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा, इसमें भाग करा दिया है हमने कोस थीटा से। ठीक है, ये जो हर है इसका सेपरेशन अंश के दोनों पदों के साथ कीजिए। तो यहाँ 3 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा अपॉन कोस थीटा आएगा। फिर अपॉन में इसका भी सेपरेशन दोनों पदों के साथ कर दीजिए। 3 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हुआ, यहाँ भी कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हुआ। अब करना क्या है देखो, यहाँ साइन अपॉन कोस टेन थीटा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टेन थीटा प्लस यहाँ बच जाएगा ओनली 2 अपॉन यहाँ 3 टेन थीटा माइनस 2, 3 टेन थीटा माइनस 2, 3 इंटू टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 4/3, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 4/3 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 4/3 माइनस 2, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, 4 और 2 जुड़कर हो जाएंगे 6, 4 में से 2 घटकर 2 रह जाएंगे, 2 तिया 6, उत्तर आएगा हमारे पास 3। ठीक है, समझे ना? चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है समांतर श्रेणी से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जरा देख लेते हैं। 1 नंबर में ये पूछा गया है, हमें श्रेणी दी गई है 3, 8, 13, 18, 23 एंड सो ऑन। कहा है इसके 33वें पद को ज्ञात कीजिए। 33वां पद हमें इसका ज्ञात करना है। ठीक है, आसान सा काम है, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले कोई भी अगर आपको श्रेणी दी गई है तो उसका प्रथम पद देखिए क्या है। प्रथम पद को हम a से डिनोट करते हैं, जो इसमें है 3। फिर उसका सार्वंतर देखिए, सार्वंतर को d से डिनोट किया जाता है। सार्वंतर कैसे आता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, तो 8 में से 3 घटा दो 5 आ जाएगा। यहाँ हमें 33वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें A33 की वैल्यू चाहिए, A33 फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है an, वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। n के जगह पर हम 33 को रिप्लेस करेंगे। A33 इक्वल्स टू a यानी 3 प्लस 33 माइनस 1 इंटू डी यानी 5। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 32 इंटू 5। तो 3 प्लस 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 1 16।
यहाँ हो जाएगा 160 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 163। ये होगा इसका आंसर। ठीक है। इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, जिसमें हमें एक गुणोत्तर श्रेणी दी गई है और इसके 10वें पद को पूछा है कि 10वां पद कितना होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5, श्रेणी जो हमें दी गई है वो इस प्रकार से है 1, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। कहा है इसका 10वां पद ज्ञात करके बताना है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। 10वां पद ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले इसका भी हमें प्रथम पद पता होना चाहिए। प्रथम पद ए हो गया इसका 1 और इसमें होता है सार्वनुपात, सार्वंतर नहीं होता, सार्वनुपात होता है। सार्वनुपात को r से डिनोट किया जाता है और r को कैसे ज्ञात किया जाता है, पहले पद से दूसरे पद को भाग देकर। तो यहाँ 2/1 हो जाएगा, तो 2 ही आएगा। अब इसका nवां पद हम लिखें। अब हम जानते हैं कि an जो होता है वो ar की पावर n-1 होता है। ठीक है, किसमें? गुणोत्तर श्रेणी में। तो हमारे पास n का काम 10 कर रहा है, तो हम लिखेंगे इसीलिए a10 इक्वल्स टू होगा ar की पावर 10-1। a और r की वैल्यू को पुट कर देंगे। a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 2 है। 10-1 तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9। ठीक है, 2 की पावर 9 को हम रहने देते हैं इसका आंसर। या अगर आपको इसे ऑब्जर्व करना है, इसको फाइंड करना है, तो 2 की 2 में 9 बार गुणा करा के लिख दीजिए। ठीक है, लिखिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है साइन a इक्वल्स टू 4/5। तो हमें कहा है कि 3 कोसेक a माइनस 10a अपॉन 2 कोस a माइनस 4 10a की वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज की सहायता से इस साइन a की हेल्प लेते हुए कोसेक a, कोस a और tan a की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सबसे पहले हमने एक बनाया यहाँ पर समकोण त्रिभुज। इसका नाम ABC मैं दे रहा हूँ, इसको नाम। साइन होता है लंब बटे कर्ण। A के लिए लंब है BC और कर्ण है, माफी चाहूँगा यहाँ 4 आएगा, और कर्ण है AC यानी 5। तो आधार कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 16 √9 और √9 का 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी AB की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमें अगर कोस A चाहिए तो कोस A होता है आधार बटे कर्ण, तो ये आ जाएगा 3/5 और tan A हो जाएगा यहाँ से, tan A होता है लंब बटे आधार, तो 4/3 आ जाएगा। ठीक है, और जो कोसेक A होता है, कोसेक A साइन का ही उल्टा होता है, जो 5/4 हो जाएगा, 5/4। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको लेकर चलेंगे। 9 3 कोसेक A माइनस tan A अपॉन 2
cos A माइनस 4 tan A। 3 इंटू कोसेक A की वैल्यू पुट कीजिए 5/4 माइनस tan A की वैल्यू पुट कीजिए 4/3 अपॉन cos A की वैल्यू पुट कीजिए 3/5 माइनस 4 इंटू tan A की वैल्यू 4/3। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ 5 तिया 15/4 माइनस 4/3 हो गया अपॉन यहाँ 3 दूनी 6/5 माइनस 16/3 हो गया। आगे देखिए यहाँ एलसीएम हो गया 4 तिया 12, 3 की गुणा 15 के साथ 15 तिया 45, 4 की गुणा 4 के साथ 4 चौक 16 बटे 5 तिया 15 एलसीएम हो गया यहाँ पर 3 छंग 18 और 5 की गुणा 16 के साथ 16 पंजे 80 हो गया। अब क्या करेंगे, 45 में से 16 घटाएंगे, 15 में से 6 गए 9 और 3 में से 1 गया 2, 29/12 और बटे 18 में से 80 घटाएंगे, 18 में से 80 घटाकर 62 आ जाएगा, माइनस 62/15 हो जाएगा। ये 15 गुणा होगा 29 के साथ और 12 गुणा होगा 62 के साथ, तो इसको हम लिखेंगे 29 गुणा 15/12 गुणा -62। ठीक है, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। ठीक है, आगे गुणा करके लिख दो, 5 नम 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 145 हो गया और 4 दूनी 8, 4 छिंग 24 और 1 25 हो गया, 24 का 24 हो गया। ठीक है, तो उत्तर आएगा -145/248। ठीक है, इस तरह से होना था ये क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 2 अंक में पूछा गया है और इजी सा क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से हमें इसे करना है। घातांक सिद्धांत जो चैप्टर है, चैप्टर 1, वहाँ से ये लिया गया है। यदि 2 की पावर 2 और उसकी पावर x इक्वल्स टू है 16 की पावर 2 और इसकी पावर 3x, तो पूछा है कि x का मान बताइए। ठीक है, चलिए देखिए कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हमने पढ़ा एक घातांक नियम कि अगर a की पावर m हो और उसकी पावर n हो तो हम उसको a की पावर mn लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो हमने ये पढ़ा है। एक हमने पढ़ा है कि अगर, चलिए फिलहाल खैर इसी को यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये 2 की पावर 2 और इसकी पावर x है, इसको एज इट इज लिख रहा हूँ। यहाँ इस 16 को लिख रहा हूँ 2 की पावर 4 और इसके ऊपर 2 की पावर 3x है। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। 2 की पावर 2 और इसकी पावर x इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3x। कौन सा नियम लगाया हमने, ये वाला। यहाँ 2 की घात 4 और उसकी घात 2 की घात 3x थी, तो हमने 4 और 2 की गुणा करा दी, इस तरह लिख दिया। अब आधार समान है और बराबर है तो घातें बराबर होंगी, तो 2 की घात x बराबर हो जाएगा 4 गुणा 2 की घात 3x, या हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात x बराबर 2 की घात 2 लिख सकते हैं इसको, 4 को 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3x, और ये दोनों आधार समान है और गुणा में है इसलिए घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की घात 2 प्लस 3x आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखते जाइएगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ, इधर मेरे पास 2 की घात x है और इधर मेरे पास 2 की घात 2 प्लस 3x हो गया। यहाँ आधार समान है और बराबर में है तो घातें भी बराबर हो जाएंगी, तो 2 की घात 2 प्लस
3x आएगा। ठीक है, इस x को इधर ले जाओ और इस 2 को इधर लाओ तो -2 बराबर 3x माइनस x बनेगा। -2 बराबर 2x और 2 से 2 को काटोगे तो x बराबर आएगा -1। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, समझ गए ना? अच्छा, इनको अब नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 8। हमें कहा है कि साइन 22.5 डिग्री का मान बताइए। ये क्वेश्चन नंबर है 8। साइन 22.5, साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू ये हमें सिद्ध करनी है कि ये होगी √2 माइनस √2 और बटे 2। ठीक है, 2 अंक में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए करना कैसे है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है कोस 2 थीटा का, जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता है ना। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करूँ तो मुझे इस टर्म को इधर और इस टर्म को उधर ले जाना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। अब इधर से 2 को यहाँ से हटाकर इसके अपॉन में रख देंगे और साइन थीटा है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर स्क्वायर रूट आएगा। तो हमने साइन थीटा को चेंज कर लिया है इस फॉर्म में कि हम इसको लिख सके √1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे, यही वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे या यहीं से शुरू करेंगे। थीटा इक्वल्स टू 22.5, यानी थीटा का मान 22.5 रखने पर साइन 22.5 डिग्री बराबर होगा √1 माइनस कोस, यहाँ देखिए थीटा का मान 22.5 है और यहाँ हो रहा है थीटा का 2 गुना। तो 22.5 का 2 गुना 45 होता है, तो यहाँ कोस 45 डिग्री आएगा और बाई आ जाएगा 2। ठीक है, कोस 45 की वैल्यू हम जानते हैं होती है 1/√2 और पहले से यहाँ है 2। अब हम क्या करेंगे देखते जाइए। यहाँ एलसीएम लेंगे √2, तो √2 माइनस 1 इन दोनों की गुणा हो जाएगी तो ये 2√2 हो जाएगा। अब हम इसके नुमरेटर और डिनोमिनेटर अर्थात अंश और हर दोनों में √2 और √2 से गुणा करवा देंगे ताकि नीचे का जो हर है उसका परिमेयकरण किया जा सके। तो परिमेयकरण कराने के पर्पज से हमने ये गुणा कराई, तो √2 और √2 की गुणा हो गई 2 और √2 की गुणा 1 के साथ आई √2 और यहाँ √2 और √2 की गुणा 2 हो गई और 2 की गुणा फिर 2 के साथ, तो यहाँ 4 हो जाएगा। इस 4 को स्क्वायर रूट से बाहर लिखा जा सकता है, तो 2 माइनस √2 तो स्क्वायर ब्रैकेट के स्क्वायर के अंदर ही रहे और 4 बाहर निकल कर 2 हो गया और यही है जो हमें इसमें फाइंड करना था, यही है इसका RHS। ठीक है, और LHS कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यहाँ से। इस तरह से आप कोस 22.5 डिग्री और टेन 22.5 डिग्री का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। लिखो इसको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है कि 300 से 500 के बीच में 7 की कितनी प्राकृतिक अपवर्तीय संख्याएं होंगी, ये हमें ज्ञात करना है। कहाँ से कहाँ तक? 300 से
500 के बीच में 7 की कितनी अपवर्त्य संख्याएं होंगी, अर्थात ऐसी संख्याएं जो 7 से विभाजित हो सकती हों, वे कितनी होंगी। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। 300 तो विभाज्य नहीं होता है 7 से, लेकिन 301 विभाज्य होता है 7 से। ठीक है, आप देख सकते हैं 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 या 21। इसके बाद 308, इसके बाद 315, ये सभी किससे विभाजित हैं? 7 से विभाजित है। और अंत में हम देखें 500 से पहले कौन विभाजित होता है? 500 से पहले विभाजित होता है 497। ठीक है, ये ऐसी संख्या है 497 जो विभाजित है 7 से पूरी। आप देख सकते हैं 7 7 49 और 7 एकम 7। ठीक है, तो ये हमारे पास इस श्रेणी का जो यहाँ बनी है, जिसका सारवंतर D कहें तो वो 7 है, का प्रथम पद A है 301 और अंतिम पद जिसको हम TN या AN कहते हैं वो है इसमें 497। तो हमें पता करना है कि यहाँ n का मान कितना है, अर्थात कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 की गुणज है। तो हम जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट TN इक्वल्स टू होता है A प्लस n-1 इंटू D। इस फॉर्मूले में हम सब की वैल्यू रखेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता है। TN की वैल्यू 497 पता है, A की वैल्यू 301 है, N की वैल्यू हम जानते नहीं इसलिए n-1 ही लिखेंगे, और D की वैल्यू है हमारे पास 7। इस 301 को यहाँ ले आओ और 497 में से माइनस कर दो, इधर n-1 इंटू 7 बच जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 691 और अपोन में ये वाला 7 लिख देंगे इक्वल्स टू n-1। ठीक है, तो n-1 हमारे पास बचेगा यहाँ पर। 7 से इसको डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, 7 8 56, 28 हो गया, और 1 को उधर ले जाएं तो यहाँ n का मान होगा 28 प्लस 1, n बराबर 29। अतः हम लिखेंगे कि 300 से 500 के बीच 7 के 29 अपवर्त्य हैं, 29 अपवर्त्य हैं। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। समझे ना? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 2 नंबर के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है रेखाओं 8x माइनस 3y इक्वल्स टू 24 xx तथा yx से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ये त्रिभुज प्लॉट करने की आवश्यकता है। इसको हम प्लॉट कर लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। ठीक है, क्वेश्चन शो हो रहा है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। मैं इसकी सीधे ही इक्वेशन लिख रहा हूँ। इक्वेशन दी है 8x माइनस 3y इक्वल्स टू 24। यहाँ इसके लिए मैं एक सारणी बना रहा हूँ जिससे इसका ग्राफ खींच सकूँ। इस सारणी में मैं x और y के दो मान लूँगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। x का मान अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो ये पद 0 हो गया। 3y इक्वल्स टू 24 बचा, माइनस 3y से 24 को डिवाइड किया, 3 8 24 माइनस 8 आ गया। और अगर मैं y को 0 ले लूँ तो ये पद 0 हो जाएगा, तो 8x बराबर 24 बचेगा। 8 से 24 को काट दो तो 3 आएगा। ठीक है, तो बिंदु हमारे पास हो गए 0 माइनस 8 और दूसरा हो गया 3 और 0। अब हम एक ग्राफ खींच लेते हैं जो इस डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा ग्राफ खींचेंगे। देखिए x की सभी वैल्यू पॉजिटिव हैं तो x की निगेटिव x बनाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात पीछे की ओर हम x को बढ़ाएं या ना बढ़ाएं उससे हमारा कोई लाभ नहीं है। तो y की जो वैल्यू है वो माइनस में भी है, तो y की वैल्यू माइनस में है,
लेकिन y की वैल्यू 0 तक है और प्लस में नहीं है, तो हम इस तरह से ग्राफ खींच सकते हैं। ये x एक्सिस है हमारी और ये y है, ये y डैश है और ये x डैश है। ठीक है, इस पर हम इक्वल इक्वल मार्किंग करेंगे। जैसे यहाँ 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ये मैंने 1 सेंटीमीटर लिया है, ऐसा आप मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ ऊपर होगा y की वैल्यूज़ 1। अब 1 से ज़्यादा हम ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि वे वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमें खींचने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। माइनस वैल्यू है तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूँ। -7, -8। ठीक है, मैंने क्या किया है कि जितना गैप इनके बीच में है उतना ही गैप इन वाले y एक्सेस वाले मानों के बीच में मैंने लिया है। अब ये y डैश यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, अब पहला बिंदु क्या है, 0 -8। 0 का मतलब यहाँ से आगे गए ही नहीं, और -8 का मतलब ये वाला बिंदु, ये है 0 -8। ठीक है, फिर है 30। 30 का मतलब है कि 3 पर यहाँ तक आए, और 0 का मतलब ना ऊपर गए ना नीचे आए, तो ये 30 हो गया हमारे पास। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इन दोनों बिंदुओं से जाती हुई एक लाइन खींच देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ हम देखें एक्स एक्स वाई एक्स और इस रेखा के बीच जो त्रिभुज बना है वो ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कर सकते हैं ना, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, इसको अगर मैं O नाम कह रहा हूँ, इसको A नाम दे रहा हूँ और इसको B नाम दे रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि चित्र से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, वो बड़ा सूत्र नहीं लगाएंगे, जो बड़ा सूत्र आपने पढ़ा है निर्देशांक ज्यामिति में, हम यहाँ छोटे वाले सूत्र से ही काम चला लेंगे, क्योंकि हमारा जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है, और जब त्रिभुज समकोण होता है तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब ये पहचानने की ज़रूरत है कि आधार का काम कौन करेगा। आधार का काम कर रहा है OA हमारे लिए यहाँ, या आधार आप OB को भी ले सकते हैं अगर आप त्रिभुज को इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, और OA ले सकते हैं अगर इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो कुछ भी ले लीजिए। मैं यहाँ पर OA ले रहा हूँ और ऊंचाई ले रहा हूँ OB। ठीक है, अब OA की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली तो नहीं दी गई, लेकिन अंडरस्टूड है, चित्र से देखकर आप पता लगा सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 तक गए तो OA है 3, और OB कितनी है, वैसे तो -8 लिखा हुआ है, लेकिन क्षेत्रफल और दूरियों को हम माइनस में नहीं नापते, इसलिए यहाँ पर हम प्लस का 8 लेंगे। 2 चौक 8, 4 तिया 12, वर्ग मात्रक। ठीक है, मात्रक चाहे जो भी हो, हमने यहाँ लिया नहीं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी। ठीक है, इस तरह से होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर है। 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया है निर्देशांक ज्यामिति से, और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A 2, 4 और B 6, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:5 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता है ना? अगर नहीं पता है तो इस क्वेश्चन के दौरान ही मैं आपको कॉन्सेप्ट से भी वाकिफ़ कराऊंगा, इसके क्या कॉन्सेप्ट है इसका। तो सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, आपको बिंदु दिए गए हैं, दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु
ए दिया है 2 4, बी दिया है 6 8 और अनुपात दिया है 3:5। याद है इसको किस सूत्र से हमें करना है? इस सूत्र को हम विभाजन सूत्र से हल करेंगे। अब विभाजन सूत्र होता क्या है कि उसमें x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले एक रेखाखंड को m1:m2 या कुछ कुछ बुक्स में m और n लिया गया होता है में विभाजित करने वाले, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो इस सूत्र से दिए जाते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। या कुछ कुछ बुक्स में या कुछ कुछ टीचर्स ऐसे भी इसको पढ़ाते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। दोनों हैं एक ही बात, इसमें m1 m2 लिया है और इसमें mn ले लिया है, बस इतनी ही बात है। तो यहाँ हम पहले लिख दें कि अभीष्ट बिंदु P के निर्देशांक, अभीष्ट बिंदु P है ये हमारे पास, जो यहाँ मैंने जिसके लिए सूत्र लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसको। P क्या होगा? m1 की वैल्यू आपके पास 3 है। अब सब में वैल्यू पुट करनी है, ध्यानपूर्वक वैल्यू पुट कीजिएगा। x2 की वैल्यू 6 है प्लस m2 की वैल्यू 5 है प्लस x1 की वैल्यू 2 है अपॉन 3 प्लस 5 है। m1 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू 8 है प्लस m2 की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू 4 है बाई 3 प्लस 5। ठीक है, P के निर्देशांक हमें मिलेंगे, यहाँ गुणा करा दो, 6 तिया 18 प्लस 5 दूनी 10 बटे 5 और 3 8, 8 तिया 24 प्लस 5 चौक 20 बटे 8 और P के निर्देशांक आएंगे, यहाँ हो जाएगा 28 बटे 8 और यहाँ 24 और 20 44 बटे 8। 2 से काट सकते हैं तो P के निर्देशांक लिख देंगे, 4 से भी काट सकते हैं, 4 से ही काट दीजिए, 4 से 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये P के निर्देशांक होंगे और हमारे इस क्वेश्चन के लिए यही आंसर होगा। ठीक है, 1 मिनट से पहले नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 सोल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है रेखा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ खींचिए तथा इस रेखा और निर्देशांक अक्षों के मध्य के भाग का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है जैसा अभी हमें क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा था, तो ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया है। देख लीजिए एक बार इसको। क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है, एक इक्वेशन दी है हमें 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। इसके लिए हम एक सारणी बना लेते हैं। अब यहाँ सारणी को बनाने के लिए एक तरीका मैं आपको बताऊंगा जो पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग होगा।
यहाँ हम x की वैल्यू को 0 लेकर नहीं चल सकते क्योंकि यहाँ पर 2.5 आ जाएगा। और चूंकि हम इसको ग्राफ पर नहीं कर रहे हैं, मैं इसको ब्लैंक मैं बोर्ड पर कर रहा हूँ, आप ब्लैंक पेपर पे कर रहे होंगे जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, तो इसलिए हम इसके पूर्णांक वैल्यू को ही अटैम्प्ट करेंगे। अब पूर्णांक वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, इस 3x को इधर ले आऊँ तो ये 2y = 5 - 3x हो जाएगा। और यहाँ से 2 को उधर ले जाऊँ तो y = होगा 5 - 3x/2। ठीक है। अब मुझे यहाँ ऐसी वैल्यू लेनी है x की कि जिसे x के स्थान पर रखने पर यहाँ एक पूर्णांक वैल्यू ही मुझे प्राप्त हो। तो कैसे, देखिए, अगर x का मान मैं 1 रख लेता हूँ तो ये 5 - 3/2 यानी 2/2 आएगा, जो कि 1 आ जाएगा। ठीक है। यानी अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू भी 1 ही आएगी। ठीक है। अब अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो यहाँ 3 दूनी 6 और 5 में से 6 गए -1, -1/2 होगा, जो पूर्णांक नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को 2 नहीं रखूँगा। 3 रखने पर क्या हो रहा है, देखो, 5 - 3 × 3/2, 5 - 9/2, 5 में से 9 घटाओ -4 आएगा, -4/2, और यहाँ बचेगा -2। तो यहाँ हम ये वैल्यू x की 3 रख सकते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। ठीक है। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। आप देख सकते हैं कि x की कोई भी वैल्यू माइनस नहीं है, तो हम x को लेफ्ट हैंड में नहीं बढ़ाएंगे। और y की वैल्यू प्लस भी है माइनस भी है, तो y की वैल्यू के लिए ऊपर नीचे दोनों ओर एक्सिस को बढ़ाना पड़ेगा। ये y है, ये y', ये x है और ये x'। ठीक है। यहाँ हम इन नंबर्स को प्लॉट कर लेते हैं बराबर बराबर दूरी पर। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है। मैं यहाँ पर इनको अंदाजे से बराबर रख रहा हूँ, आप इसको स्केल की सहायता से ही बराबर रखें। ठीक है। और पेपर में तो आपके लिए ग्राफ आएगा, तो ग्राफ पर ही ग्राफ वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। अब y की वैल्यू देखें तो y की वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू -2 है, तो यहाँ होगा -1, यहाँ होगा -2 और यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2। पहला बिंदु है 1 and 1। 1 and 1 कहाँ है, x पर 1, y पर 1, इस बिंदु की बात हो रही है। ये बिंदु है 1 और -1। ठीक है। ये बिंदु है हमारा 1 नहीं, 1 और 1। फिर 3 और -2। 3 का मतलब है x पर 3 और y पर -2, तो ये बिंदु है यहाँ पर 3 - 2। ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर हम लाइन खींचेंगे। दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक लाइन खींचेंगे तो हम देख रहे हैं इस लाइन ने निर्देशांक अक्षों के साथ एक त्रिभुज बना दिया है। कौन सा त्रिभुज, अगर मैं इसको शेड करूं तो शेड करने से आप देख पाएंगे कि ये वाला वो त्रिभुज है जिसने निर्देशांक अक्षों के साथ बनाया है। अब हमें इस त्रिभुज के लिए अक्ष क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए हमें इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। अगर बात करें इस शीर्ष के निर्देशांक, इसको O मानते हुए इसके निर्देशांक 0 0 लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ ये कहाँ से होकर गुजर रहा है ऐसा तो ग्राफ से ही पता चलता, लेकिन अब हम ग्राफ से तो कर नहीं रहे हैं, तो हम यहाँ पर दूसरे तरीके से पता करेंगे कि इस रेखा ने x को किस बिंदु पर काटा है। ठीक है। x को किस बिंदु पर ये काट रही है। देखिए x पर y 0 हो जाता है, तो आप इसमें y को 0 रख दो तो ये 3x = 5 हो जाएगा और x = 5/3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 छंग 18, लगभग 1.6 पे काट रही है। लगभग 1.6 और 0 है ये वाला बिंदु। ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि ये है यहाँ पर y अक्ष और y अक्ष पर x 0 होता है, तो अब की बार आप इसमें x 0 रख दो तो वैल्यू आएगी लगभग 2.5। ठीक है। x को 0 रखने पर ये टर्म 0 हो जाएगा, 2y = 5 बचेगा। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5, तो ये वाला बिंदु है लगभग 2.5 और 2.5 0 2.5। समझ गए।
अब हमारे पास जो यहाँ त्रिभुज है जिसको मैं ओ ए बी कह देता हूँ, ओ ए बी, उसका हम अक्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अक्षेत्रफल के लिए आधार का काम कर रहा है ओ ए और ऊंचाई का काम कर रहा है ओ बी, क्योंकि यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब हम लिखेंगे चित्र से त्रिभुज ओ ए बी का अक्षेत्रफल 1/2 गुणा ओ ए गुणा ओ बी हो जाएगा। 1/2 गुणा ओ ए की वैल्यू 1.6 आई है हमारे पास और ओ बी की वैल्यू 2.5। तो 2 से इसको काट देंगे, 0.8 आ जाएगा। 25 अट्ठे 200, 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव, तो लगभग 2 वर्ग मात्रक आएगा। लगभग 2 वर्ग मात्रक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक धातु के तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर 484 सेंटीमीटर स्क्वायर का अक्षेत्रफल घेरता है। यानी आपको सीधे सीधे वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। यदि इसी तार को एक वर्त के रूप में मोड़े तो उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया है 22/7। अब यहाँ पर आप बात को समझेंगे कि आपसे कहा क्या जा रहा है इनडायरेक्टली। देखिए, एक वर्गाकार तार है, एक तार है जिसको वर्गाकार रूप में मोड़ा गया है इस प्रकार से। तो ये जो अक्षेत्रफल घेर रहा है तार, ये अक्षेत्रफल है 484 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस तार को ऐसे खोलकर और इस तरह वर्त के रूप में मोड़ दिया गया, तो बताओ कि इस वर्त का अक्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, जबकि हमें पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी है 22/7। ठीक है, और वर्ग का अक्षेत्रफल अगर हम बात करें तो हमें दिया गया है ये 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब समझिए कि आपको यहाँ करना क्या होगा। इस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्त की त्रिज्या आपके पास होनी चाहिए। और ये त्रिज्या कहाँ से मिलेगी? त्रिज्या परिधि की सहायता से मिलेगी। और परिधि कहाँ से बनी? परिधि इस तार से बनी जो ये वर्ग बना रहा था। तो अगर आप पता कर लें कि जिस तार ने ये वर्ग बना रखा था उस तार की लंबाई कितनी है, तो आप इस तार की लंबाई को इस वर्त की परिधि कह दोगे और परिधि के सूत्र की सहायता से r का मान ज्ञात कर लोगे और r की सहायता से पाई r स्क्वायर यानी वर्त के क्षेत्रफल का मान ज्ञात कर लोगे। अब सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि ये जो तार है जिसने वर्ग का रूप लिया है ये वास्तव में है कितना लंबा। उसके लिए आपको इसकी एक भुजा मात्र ज्ञात करनी होगी, एक भुजा। ठीक है, मान लेते हैं कि माना वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है। तब अगर बात करें इसका जो अक्षेत्रफल होगा वो होगा भुजा की घात 2 और अक्षेत्रफल दिया है हमें 484। ठीक है, 22 का स्क्वायर लिख लेते, तुलना करते तो a का मान 22 सेंटीमीटर आ जाता। ठीक है, 22 सेंटीमीटर इस वर्गाकार रूप वाले जो आकृति है इसकी एक भुजा का मान है और इसमें ऐसी ऐसी 4 भुजाएं हैं। तो जो तार इस वर्ग को बना रहा है, वर्ग को बनाने वाले तार की लंबाई ये हो जाएगी 4 गुणा a यानी 4 गुणा 22 यानी 88 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब इसी 88 सेंटीमीटर लंबे तार को एक वर्त के रूप में मोड़ दिया गया है। जब ये तार वर्त के रूप में मोड़ा गया तो ये वर्त की परिधि के रूप को धारण करेगा। तो अब हम लिखेंगे, अब बनाए गए वर्त की परिधि, बनाए गए वृत्त की परिधि, ये परिधि हो जाएगी 2πr, अगर वर्त की त्रिज्या को हमने r मान लिया है, और ये 88 सेंटीमीटर के बराबर ही होगी। यहाँ से हम r का मान ज्ञात कर सकते हैं 88/2π। अभी पाई की कोई वैल्यू हमें रखनी नहीं है, इसको आप ब्रैकेट में बंद करके रख लो। अब वर्त का अक्षेत्रफल, हम जानते हैं वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई गुणा 88/2π का स्क्वायर बराबर पाई गुणा 88 लिख दो क्योंकि 2 बार आया है, और इसको 2π गुणा 2π लिख सकते हैं। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काट कर 44 आ जाएगा, और 2 से इसको काट कर भी 44 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास आएगा 44 गुणा 44 बटे, नीचे पाई बच रहा है, अब वैल्यू रख दो 22/7, बट ये 7 को ऊपर ले जाकर लिख देंगे यहाँ। तो 22 दूना 44, 7 दूना 14 और गुणा 44। अब गुणा करा दो, 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 5 61, तो 616 वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ रहा है उस वर्त के क्षेत्रफल का जो इस वर्गाकार तार से बनाया गया है। समझ गए? लिख लीजिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 को सोल्व करेंगे। इसमें कहा है एक वर्गाकार क्षेत्र 200 मीटर लंबा है, इसके अंदर एक 2.5 मीटर चौड़ा पथ चारों ओर है, तो इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बात को समझिए क्या कहा गया है आपको इस क्वेश्चन नंबर 14 में। एक वर्गाकार अक्षेत्र है जो कितना लंबा है, 200 मीटर लंबा है, यहाँ से यहाँ तक। इसके अंदर एक 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इस तरह से रास्ता है इसके अंदर, 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है, चारों ओर है इसके। इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। अब आप देखिए जरा, ये रास्ता कितना चौड़ा है, 2.5 मीटर, और इधर भी 2.5 मीटर, चारों ओर 2.5 ही है, इधर भी 2.5 मीटर और ये भी 2.5 मीटर। अगर ये पूरी साइड इसकी 200 मीटर की है तो 2.5 इधर से कम हो गया, 2.5 इधर से कम हो गया, कितना कम हो गया, 5 कम हो गया। तो 200 में से 5 घटाकर ये जो साइड है वो रह जाएगी 195 मीटर की, ठीक है, क्योंकि दोनों ओर का रास्ता जोड़कर 5 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया। अब हमें बताना है कि ये जो रास्ता है जिसको मैंने शेडेड रीजन बनाया है इसमें, ये है कितना। तो उसके लिए हम इस बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले जिसकी भुजा 200 मीटर है, और उसमें से इस छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दे जिसकी भुजा 195 मीटर आई है, तो जो बचेगा वो इस रास्ते का ही क्षेत्रफल होगा। तो हम लिखेंगे, दिया है वर्गाकार क्षेत्र की लंबाई (200 मीटर), रास्ते
की चौड़ाई बराबर 2.5 मीटर। अब इस क्वेश्चन में हम चित्र बना देंगे, इसको आसान बनाने के लिए एग्जाम में भी चित्र बनाएंगे और लिखेंगे चित्र से रास्ते का अक्षेत्रफल बराबर 200 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 195 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। आप अपनी सुविधा के लिए इस चित्र में नाम भी दे सकते हैं, जैसे हम लिख देते A B C D P Q R S। तब हम कह देते कि वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस वर्ग PQRS का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। वर्ग की एक भुजा का जो स्क्वायर है वही वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो 200 का स्क्वायर माइनस 195 का स्क्वायर। 2 का वर्ग होता है 4 और डबल जीरो की 4 टाइम जीरो हो जाएगी, ये 40,000 आ जाएगा। और 195 का जब वर्ग करेंगे, 195 का जब वर्ग करेंगे तो आएगा 38,025। जब इनको घटाएंगे तो घटाने पर मिलेगा 1975 मीटर स्क्वायर। यही रास्ते का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, समझ आया? नोट कर सकते हो आप। अब हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर, और ये क्वेश्चन हमें 6 नंबर में पूछा गया है। कितने नंबर में? 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो अभी हमने क्वेश्चन किए हैं वो 4-4 नंबर वाले किए हैं। अब 6 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सांख्यिकी से क्वेश्चन होंगे 6 नंबर वाले, जितने भी क्वेश्चन होंगे। और सांख्यिकी इस साल एग्ज़ाम में 20 से 22 नंबर का आएगा। 20 से 22 नंबर का सांख्यिकी आपको देखने को मिलेगा। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम सांख्यिकी पर चलते हैं। अब सांख्यिकी से पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें हमें पूछा गया है कि सारणी से माध्य तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। अंक दिए हैं, साथ में उनकी बारंबारता दी गई है, क्षैतिज रूप में सारणी बनाकर दी गई है। सबसे पहला हमारा काम है इस क्षैतिज रूप की सारणी को ऊर्ध्वाधर रूप की सारणी में बदलना। और माध्यिका के लिए सबसे पहले बात करें माध्य के लिए, तो माध्य के लिए मध्य मान ज्ञात करने होंगे। और फिर हम अगर इसको प्रत्यक्ष विधि से करना चाहें या विचलन विधि से, विधि कौन सी एप्रोप्रिएट रहेगी इसमें वो भी मैं बताऊंगा आपको अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस ऊर्ध्वाधर क्षैतिज सारणी को ऊर्ध्वाधर सारणी के रूप में लिख देता हूं मैं पहले। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें अंक दिए गए हैं। अंक दिए गए हैं 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 और 90 से 99। बारंबारता बाद में लिखेंगे, पहले मध्यमानों के लिए एक कॉलम छोड़ लेते हैं और मध्यमानों को ज्ञात भी कर लेते हैं। मध्यमान कैसे ज्ञात होते हैं कि ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ लिया और जोड़कर उसका आधा कर दिया, यानी 2 से भाग कर दिया। तो जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो यहाँ 44.5 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 54.5 आएगा। इसी तरह यहाँ हमने देख लिया कि 10 का गैप है दोनों में, तो 10-10 का गैप करते चले जाओ। यहाँ 64.5,
यहाँ 74.5, यहाँ 84.5 और यहाँ 94.5 आ जाएगा। इसके बाद जो बारंबारताएं दी गई हैं उनको लिख लेते हैं। बारंबारता क्रमशः हमें दी है 5, 6, 8, 10, 6 और 5। ठीक है, अब देखिए हमें विधि का चयन करना है कि हम इसे प्रत्यक्ष विधि से करें, सोपानी विचलन से करें या फिर विचलन विधि से करें। तो अगर आपके पास ये वैल्यू छोटी होती, मध्यमान वाली, छोटी यानी 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से होती, 5, 10, 15, 20 इस तरह से होती, तो आपको गुणा करने में कोई प्रॉब्लम ना आती। यहाँ गुणा करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, फेस करनी पड़ सकती है। वैसे तो इतने बड़े आंकड़े बारंबारता में नहीं दिए गए हैं। तो अगर ये वैल्यूज़ या ये वैल्यूज़ बड़ी हो जाए और गुणा करने में थोड़ा टाइम ले, तब हम इसको विचलन विधि या सोपानी विचलन विधि से करते हैं। अन्यथा की दृष्टि में इसको हम प्रत्यक्ष विधि से ही कर लेते हैं। तो यहाँ मैं इसके लिए विचलन विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। ये विचलन d प्राप्त करूँगा, किससे होंगे ये? x माइनस a से। अब ये a क्या है इसमें? यहाँ a है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य इसमें है a का मान कैसे लेते हैं? इन संख्याओं को गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ये हमारे पास। 6 में से बीच, जो ठीक बीच की संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं? ये दोनों हैं ठीक बीच की। इन दोनों में से जिसकी बारंबारता बड़ी है उसको हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। अब बारंबारता किसकी बड़ी है? 10 बड़ा है इसमें, तो 74.5 को हम कल्पित माध्य मान लेंगे, 74.5 को। x माइनस a का मतलब है प्रत्येक मध्यमान को, मध्यमान में से इसको घटाना है। तो 44.5 में से 74.5 को घटाइए। फिर से सुन लीजिए, 44.5 में से 74.5 को घटाइए, -30 बचेगा। 54.5 में से 74.5 को घटाइए, -20 बचेगा। 64.5 में से 74.5 को घटाइए, -10 बचेगा। 74.5 में से 74.5 को घटाइए, 0 बचेगा। यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 20 बचेगा। ठीक है, इसके बाद का स्टेप होता है कि जो हमारे पास विचलन आया है उन विचलनों की बारंबारताओं के साथ गुणा हम करवाते हैं, यानी f गुणा d हम यहाँ पर करते हैं। तो 30 की गुणा 5 के साथ करवाई तो 150 हो गया माइनस का, 20 छक्के 120 हो गया माइनस का, 10 अठे 80 हो गया माइनस का, और 10 0 0 हो गया, 10 छिंग 60 हो गए और 20 पंजे 100 हो गए। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि सभी बारंबारताओं का योग अर्थात सिग्मा f ज्ञात करते हैं। इन सभी को जोड़े तो 6 5 11 8 19 और 10 29 और 6 35 और 5 40 हो गया। ये तो बन गया 40 अपने पास। ये 15 और 12 27 और 8 35, 350, 350 में से 160 को माइनस कर दिया तो -190 हो गया। कितना? -190। सिग्मा f गुणा x की वैल्यू -190 हो गई। ठीक है, अब इसमें हमें मध्यिका भी चूंकि साथ ही साथ ज्ञात करनी है। मध्यिका के लिए अभी एक कॉलम में आगे बनाकर अभी इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। अब समांतर माध्य बराबर होगा a प्लस सिग्मा f गुणा x अपॉन सिग्मा f। a का मान है 74.5 प्लस सिग्मा f गुणा x का मान है -190 और बटे सिग्मा f का मान है 40। एक 0 से एक 0 काट दीजिए। 19 को 4 से भाग कर दोगे तो 4.75 आएगा। 74.5 और -4.75 आएगा, और 74.5 में से 4.75 घटाकर आएगा 69.75। ठीक है, ये अपना आंसर होगा किसके लिए? समांतर माध्य के लिए।
अब माध्यिका के लिए हमें चाहिए होती है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता बनती कैसे है? सबसे पहली बारंबारता को एज इट इज लिख दो। इस पहली बारंबारता में अगली बारंबारता जोड़ दो 11, इस बारंबारता में अगली बारंबारता जोड़ दो 19 आ जाएगा, 19 में अगली बारंबारता जोड़ दो 29 आ जाएगा, 29 में अगली बारंबारता जोड़ लो 35 आ जाएगा, 35 में अगली बारंबारता जोड़ लो तो 40 आ जाएगा। यहाँ लास्ट वाली संचयी बारंबारता और सभी बारंबारताओं का योग बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास जो श्रेणी दी गई है उस श्रेणी को हम सतत श्रेणी कहते हैं, जिसमें हमें वर्ग अंतराल दिए होते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है क्या क्या? संचयी बारंबारता के लिए सबसे पहले n/2, n यानी सिग्मा f/2, तो ये 40/2 हो जाएगा, अर्थात 20 होगा। अब हमें देखना है कि ये वाला 20 इनमें से किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है। तो ये 29 के अंतर्गत आ रहा है। तो 29 वाला जो वर्ग है वो हमारे पास माध्यिका वर्ग है। तो हम लिखेंगे इम्प्लाइज दैट माध्यिका वर्ग हो गया 70 से 79। अब यहाँ से हमें कितने मान मिलेंगे? एक तो L का मान मिलेगा 70 और एक हमें H का मान मिलेगा, यानी क्लास इंटरवल मिलेगा जो कि यहाँ है 9। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और रह गई है कि हमें यहाँ मेन बारंबारता ज्ञात करनी है। मेन बारंबारता क्या है कि जो संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता वर्ग जो है उसकी जो बारंबारता है वो f का मान होती है। तो यहाँ f का मान क्या है? यहाँ f का मान 10 है। अब हम इसको सूत्र में प्रयोग करेंगे। माध्यिका के लिए जो सूत्र होता है वो अगर आपके याद नहीं है तो आप याद कर लेंगे। और माध्यिका अगर आपने अभी तक नहीं सीखी है तो चैनल पर दोनों ही बुक से भारत भारती प्रकाशन और ज्ञान प्रकाशन दोनों ही बुक से पढ़ाया जा चुका है माध्यिका और समांतर माध्य। अच्छे तरीके से आप उन क्लासेस को देख लें अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। L + n/2 - CF/F × H 70 प्लस n/2 की वैल्यू बताओ तो 20 है, CF की वैल्यू बताओ तो CF भी नहीं बताया मैंने आपको। CF क्या होता है कि जो हमने ये यहाँ से संचयी बारंबारता पहचानी थी 29, इससे ठीक ऊपर वाली बारंबारता CF कहलाती है। तो यहाँ CF का मान हो गया 19। CF का मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। तो ये 19/F का मान 10 है और H का मान 9 है। तो ये 70 प्लस यहाँ बचेगा 1 और 9/10 हो जाएगी। 70 प्लस 9 को 10 से भाग करें तो 0.9 आएगा और जोड़ने पर 70.9 आ जाएगा। ये होगा इसका कंप्लीट आंसर। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 6 नंबर में पूछा गया है 2022 में, और पूछा गया क्या है? माध्य तथा मानक विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए, बात करें मानक विचलन गुणांक की तो ये सिलेबस में नहीं था प्रीवियस ईयर भी, यानी 2022 में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं मार्च में, उसमें भी ये नहीं था, लेकिन फिर भी ये पेपर में दे दिया गया था कि जो टॉपिक सिलेबस में से काट कर कह दिया गया था कि ये सिलेबस में नहीं है तो वो बच्चों ने पढ़ा तो होगा नहीं, ऑब्वियसली सीधी सी बात है। और फिर भी ये एग्ज़ाम में आ जाता है तो इसके लिए बोनस अंक तो बनते हैं आपके, और शायद ऐसा लगता है रिज़ल्ट देखने से बच्चों का, जैसे बता रहे थे, तो बोनस अंक इसके लिए मिले हैं।
तो फिर भी हम सब यहाँ पर पढ़कर चलेंगे। मानक विचलन कैसे निकाला जाता है ये आप स्टैटिक्स के लास्ट चैप्टर में पढ़ते हो, और पहले ये ही एक मानक विचलन और माध्य विचलन आपके पास मेन टॉपिक होते थे स्टैटिक्स के, जो आपको 12 नंबर में पूछे जाते थे। लेकिन जब से ये हटे हैं तब से मेन टॉपिक का रोल जो निभा रहे हैं वो माध्य, माध्यिका और बहुलक निभा रहे हैं। हमें इस क्वेश्चन में मानक विचलन भी सीखना है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस अक्षैतिज सारणी को ऊर्ध्वाधर सारणी में बदल लेता हूं मैं। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। वर्ग दिए गए हैं हमें, वर्ग इतना बड़ा टेबल बनेगा, ठीक है। वर्ग दिए गए हैं 10 से 20 और 70 पे जाकर ख़त्म हुए हैं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अब हम सबसे पहले मध्यमान ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमें इसमें समांतर माध्य भी ज्ञात करना है। और अगर बात करें मानक विचलन की भी, तो वो भी समांतर माध्य की सहायता से ही ज्ञात किया जाता है। तो मध्यमान ज्ञात कर रहा हूँ। मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो। तो यहाँ 20 और 10, 30 का आधा 15, 50 का आधा 25। अब 10-10 का अंतराल है, बढ़ाते चले जाओ, 10-10, 35, 45, 55 और यहाँ 65। ठीक है, फिर हम बारंबारता लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में हमें दी गई है। बारंबारता दी गई है हमें 25, 10, 70, 55, 40 और 35। बारंबारताओं के योग की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इनका योग भी ज्ञात कर लेते हैं। योग को F, सिग्मा F या N कहते हैं। इन सब का योग जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 235। ठीक है, हमें मिलेगा 235। आइए अब आगे सबसे पहले हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। चूँकि यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी बड़ी सी हैं, तो या तो आप इनको डायरेक्ट गुणा करा लीजिए, या मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर विचलन विधि लगाइए। तो विचलन ज्ञात कीजिए। यहाँ डी को नहीं लिखेंगे, विचलन लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा को। डेल्टा इक्वल होगा x माइनस ए के, और माध्य विचलन आपको यहाँ ज्ञात करना होगा। ये चलिए हम इसको हम प्रत्यक्ष विधि से ही ज्ञात करते हैं। प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करते हैं इसको। प्रत्यक्ष विधि कैसे? f गुणा x वाला मेथड। 25 और 15 की गुणा कराइए। 25 पंजे ऐसे, 15 पंजे 75, 75 का 5 हासिल 7 गए, 15 दूनी 30 और 7 37, 25,250। 7 पंजे 35, पहले 0 लिख दो। 7 पंजे 35 का 5 का हासिल के 3, 7 तिया 21 और 3 24। अब इन दोनों की गुणा करा लीजिए। 45 पंजे कितने होते हैं? मैं ऐसे गुणा करा लेता हूँ, क्योंकि छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो पूरी सारणी गलत हो जाएगी। पंजे आएगा 2475। 0 लिख लीजिए। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 2200 हो जाएंगे। 65 और 35 की गुणा कर लेते हैं
65 और 35 की गुणा कर लेते हैं, 2275। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ लेते हैं, जिसको हम कहेंगे सिग्मा एफ गुणा एक्स। सिग्मा एफ गुणा एक्स बराबर 5 और 5 10 और 5 15, 15 का 5 का हासिल का 1 गया। 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18 और 7 25, 25 और 7 32, 32 का 2 का हासिल गए 3, 3 और 3 6 और 2 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 की 0 हासिल गए 2, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। तो ये हो जाएगा 10,025। ठीक है, अब समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। पहले समांतर माध्य होगा सिग्मा एफ गुणा एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी 10,025 बटे 235। ठीक है, 5 से काट रहा हूँ इसको, 5 दूनी 10, ना चलने की 0, ना चलने की 0, पंजे पंजे 25। 5 से इसको काट रहा हूँ, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। अब 47 से इसको काट दूँ तो 47 से इसको डिवाइड करने पर जो समांतर माध्य आएगा वो होगा 47.5। ठीक है, ये अपना समांतर माध्य आ गया। अब हमें विचलन ज्ञात करना है, जो होता है d। कैसे ज्ञात करते हैं? इस समांतर माध्य को मैं x बार कह रहा हूँ, x बार, तो ये होता है x माइनस x बार। x कौन है? मध्य मानों को कहा जाता है x। 15 में से 47.5 घटाया, 15 माइनस 47.5, 25 माइनस 47.5, 35 माइनस 47.5, 45 माइनस 47.5, 55 माइनस 47.5 और 65 माइनस 47.5। घटाने पर मिलता जाएगा। देखिए क्या क्या मिलेगा हमें यहाँ पर। ये मिलेगा -32.5, ये मिलेगा -22.5, ये मिलेगा -12.5, ये मिलेगा -12.5 के बाद मिलेगा 45, -2.5, फिर मिलेगा, यहाँ मिलेगा 7 और 7 14 और 1 15, 7.5 और यहाँ मिलेगा 17.5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में हमें इस d का स्क्वायर कर लेना है। d का स्क्वायर यानी -32.5 का स्क्वायर मैंने करके रखे हैं पहले ही, क्योंकि अगर मैं सारे स्क्वायर यहीं करता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो स्क्वायर होगा 1056.25, इसका स्क्वायर बनेगा 506.25, इसका स्क्वायर बनेगा 156.25 और इसका स्क्वायर बनेगा 6.25 और इसका स्क्वायर बनेगा 56.25 और इसका स्क्वायर बनेगा 306.25। ठीक है, डी स्क्वायर के बाद हमें नेक्स्ट कॉलम में चाहिए एफ गुणा डी स्क्वायर, यानी इसकी और इसकी गुणा भी मैंने करा कर रखी है, मैं जल्दी से सबको लिख रहा हूँ। यहाँ आएगा 26,406.25, यहाँ आएगा 5,062.50, यहाँ आएगा 10,937.50, यहाँ आएगा 343.75, यहाँ आएगा 22,
50.00 और लास्ट वाले के सामने आएगा, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ध्यान रखिएगा। लास्ट वाले के सामने आएगा 10,718.75। ठीक है, सबसे पहले अब मैं आपको अब मानक विचलन का सूत्र लिखवा देता हूं। मानक विचलन के लिए सूत्र होता है अंडर द रूट सिग्मा एफ गुणा डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो हमारे पास है, ये रहा। एफ गुणा डी स्क्वायर का सिग्मा ज्ञात कर लेते हैं, यानी समेशन ऑफ एफ गुणा डी स्क्वायर, इन सभी का योग, और इन सभी का योग हो जाएगा 55,718.25। इसको हम उठाकर रखेंगे सूत्र में, तो ये 55,718.25, इसको भाग कर देंगे हम किससे, 235 से। 235 से भाग करने पर, भाग भी मैंने करा कर रखा है, आप कैसे करिएगा, 5 से इसको काट दीजिएगा, 5 से इसको काट दीजिएगा, 47 आ जाएगा। 47 से पूरे ऊपर जो बचेगा नोमरेटर उसको भाग दे देना, भाग करने पर आएगा 273.10 और फिर इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो वर्गमूल ज्ञात करने पर आएगा 15.39। ये बनेगा इसका आंसर। तो इस तरह से होते हैं मानक विचलन संबंधी प्रश्नों का हल। लिख लीजिए। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन 17 नंबर पूछा गया है, जिसमें हमसे कहा है कि निम्नलिखित सारणी से बहुलक तथा माध्ययी का ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुलक और माध्ययी का निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आसान ही क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सबसे पहले इस क्षैतिज सारणी को ऊर्ध्वाधर रूप में बदल लेते हैं। वर्ग हमें दिए गए हैं 5 से 10 और 50 तक चला है ये काम। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। इसके बाद हम बारंबारताएं लिख लेते हैं। बारंबारता मध्यमानों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ समांतर माध्यन नहीं पूछा है। तो जब समांतर माध्यन नहीं पूछेगा तो मध्यमान लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। 7, 2, 2, 5, 9, 2, 5, 9, 12, 15, 6, 12, 15, 6। अरे क्या हो गया भाई। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 7। अच्छा ये 2 2 बार आ गया भाई, इसको हटाते हैं, दोबारा लिखते हैं। 7 के बाद है 2, फिर है 5, 9, 12, 5, 9, 12, 15, 6, 2, 15, 6, 2 और लास्ट में है 5। सभी बारंबारताओं का योग ज्ञात कर लेते हैं, जिसको हम n कहेंगे। n जोड़ने पर यहाँ 63 आएगा। ठीक है, अब माध्ययी का चाहिए तो संचयी बारंबारता तो ज्ञात करनी ही पड़ेगी। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता हो जाएगी यहाँ 7, 7 में 2 जोड़कर 9, 9 में 5 जोड़कर 14, 14 में 9 जोड़कर 23, 23 में 12 जोड़कर 35, 35 में 15 जोड़कर 35 में 15 जोड़कर 50, 50 में 6 जोड़कर 56, 56 में 2 जोड़कर 58, 58 में 5 जोड़कर 63। ठीक है,
पहले क्या ज्ञात करोगे, क्या पूछा है क्वेश्चन में, पहले बहुलक पूछा है, तो बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। पहले बहुलक के लिए हमें केवल इतना देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता किस पद की है। तो सबसे बड़ी बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है, सबसे बड़ी बारंबारता है 15, और ये किस वर्ग अंतराल की है, 30 से 35 की। तो ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। ये हो गया F1 का मान, इससे ठीक ऊपर F0 का मान, इससे ठीक नीचे F2 का मान। तो जो बहुलक के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब बात आती है कि ये सब हमारे पास है, L और H नहीं है। L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी, यहाँ L का मान 30 आ जाएगा, और H इसका क्लास साइज होगा, क्लास साइज है 35 में से 30 घटा दो 5, तो H का मान आ जाएगा 5। अब सभी की वैल्यू रख दो, 30 प्लस F1 का मान 15 है, F0 का मान 12 है, 2 गुणा 15 गुणा माइनस F2 का मान 6 है। पहले F0 का रखो, F0 का मान 12 है और F2 का मान 6 है, और क्लास साइज है 5। तो 30 प्लस 12 में से 15 घटे 3, और 3 की फिर 5 में गुणा तो 15 हो जाएगा, और यहाँ 15 दूनी 30, 30 में से 12 और 6 18 घट गए, तो नीचे 12 रह जाएंगे। 15 को 12 से भाग करोगे तो 15 को 12 से भाग करके आप पाओगे 3.54, और इसको 30 में जोड़ोगे, इसको 30 में जोड़ोगे, ये गलत कर दिया हमने, यहाँ पर आएगा कितना 1.25, और 30 में जोड़ोगे तो 31.25। ये तो बहुलक होगा इस क्वेश्चन के लिए। बात करते हैं कि माध्यिका कैसे आएगी, तो n/2 ज्ञात करते हैं, जो 63/2 होगा। 63/2 का मतलब 63/2 का मतलब, अच्छा यहाँ n का मान विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए क्या n+1/2, n+1, चलो कोई बात नहीं। 63 का आधा करो आप, 63 का आधा कितना होगा, 31.5 होगा। अब ये 31.5 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है, 35 के अंतर्गत आ रहा है। जो माध्यिका वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग 25 से 35, 25 से 30, 25 से 30 होगा माध्यिका वर्ग। ठीक है, माध्यिका वर्ग हो गया 25 से 30। तो L का मान मिल गया 25, H का मान मिल गया 5, 30 में से 25 को घटाकर। ठीक है, फिर इसमें एक F होता है और एक CF होता है। CF क्या है कि ये जो 31.5 है 35 के अंतर्गत आया था, इससे ठीक ऊपर वाली वैल्यू CF होगी, और 35 के साथ जो बारंबारता है वो 12 है, 12 इसके लिए F का काम करेगा। अब हम यहाँ माध्यिका का सूत्र लगाएंगे, माध्यिका बराबर होगा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H इक्वल्स टू, या यहीं पे लिखते हैं सामने, L का मान है, L का मान कितना है हमारे पास, यहाँ पर कितना है 25 है, 25 प्लस n/2 का मान है, n/2 का मान है 31.5 माइनस CF का मान है 23 और बटे F का मान है 12 और गुणा H का मान है 5। तो ये 25, यहाँ कितने बचेंगे देखिए ज़रा, यहाँ हमारे पास 8.5 बचेंगे, जिसकी गुणा 5 के साथ करवा देंगे तो 42.5 आएगा। कितना आएगा 42.5, और 42.5 को 12 से भाग करेंगे तो 3.54 आएगा, और 25 में 3.54 जोड़ेंगे तो 28.54 आएगा। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा, दोनों के दोनों, एक बहुलक के लिए ये और माध्यिका के लिए ये। ठीक है,
तो ये था 2022 में आया हुआ कृषि गणित और प्रारंभिक सांख्यिकी का पेपर, जो मैंने कंप्लीट आपको सोल्व करवा दिया है। तो उम्मीद है कि आपको जो पढ़ाया गया है सब समझ आया होगा। आपको इसकी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अभी कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियोस में जो प्रैक्टिस सेट्स हैं और इस तरह के और भी जो क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने की संभावनाएं हैं, मैं उनको सोल्व करवाऊंगा। और जो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं 2021 वाला, 19 वाला, 18 वाला, 17 वाला, उन सब की जो वीडियोस हैं, जो क्लासेस हैं मैंने जो पढ़ा दी हैं, वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया है। आप उसको जाकर ज़रूर देख लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।